Hello friends, welcome back to English tutorial. Your English mentor Sumita is before you. आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 जिसका नाम है यायाति, जिसको लिखा गया है सी राजगोपालाचारी के द्वारा, जो इनको इंग्लिश में रूपांतरित किए हैं। वैसे तो यह स्टोरी महाभारत से ली गई है, जिसको संकलित किया है चमन लाल जी ने। तो सी राजगोपालाचारी के बारे में हम लोग थोड़ी बात करेंगे कि सी राजगोपालाचारी का पूरा नाम चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। इनके बारे में 4-5 जो इनके बारे में इनकी विशेषताओं को बताते हैं वो हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पॉपुलरली नॉन एज राजा जी। इनको लोग राजा जी के नाम से ही जानते हैं और ये लोकप्रिय हुए हैं इस नाम से। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हमारे भारत के लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फ्री इंडिया के फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल थे। एंड लास्ट वन, द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न। भारत रत्न जो हमारा अवार्ड है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी फीचर्स हमारे सी राजगोपालाचारी के बारे में थे। आइए अब हम लोग चैप्टर के तरफ चलते हैं, जो हमारा नाम है यायाति। अभी स्टोरी में मैंने पढ़ाया कि दिस इज यायाति's थॉट दैट सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग। यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत हैज बीन टेकन फ्रॉम स्पिरिचुअल स्टोरीज ऑफ इंडिया, compiled and edited by Chaman Lal and published by Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India। इसका मतलब हुआ कि यह कहानी जो है महाभारत से ली गई है और इस कहानी को संकलित और इसके संपादन दोनों चमन लाल थे तथा इसका प्रकाशन विभाग का नाम था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, जिसके द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी जिसका नाम था स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया। इसी बुक से ली गई है यह कहानी और इस कहानी को श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा अंग्रेजी में कन्वर्ट किया गया है। यानी रेंडर्ड का मतलब हुआ कन्वर्ट करना, यानी रूपांतरित करना। इसको इंग्लिश में रूपांतरित करने का कार्य गोपालाचारी जी द्वारा किया गया है। अब यहाँ से स्टोरी शुरुआत होती है। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है कि एम्पायर यायाति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ द पांडवास। एम्पायर यायाति जो थे पांडवा के पूर्वजों के वन ऑफ द एंसेस्टर्स, यानी पांडवों के पूर्वजों में से एक थे। कौन? एम्पायर यायाति। ही हैड नेवर नोन डिफीट। उन्होंने कभी हार मानना नहीं सीखा था। ही फॉलोड द डिक्टेट्स ऑफ द शस्त्रास, adored the gods and venerated his ancestors with intense devotion। वह जो थे शास्त्रों के वचनों का पालन किया करते थे, देवी देवताओं का पूजन किया करते थे तथा अपने पूर्वजों का श्रद्धा पूर्वक सम्मान किया करते थे। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects। He became famous, वो प्रसिद्ध हुए as a ruler, एक शासक के रूप में जो काफी डिवोटेड रहा करते थे। किस चीज के प्रति? टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हुआ यहाँ प्रजा से संबंध है, यानी अपने प्रजा के वेलफेयर के लिए, यानी कल्याण के कार्यों के प्रति वो हमेशा डिवोटेड, समर्पित रहा करते थे। इसीलिए वो बहुत ही फेमस रूलर हुए। ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड by the curse of Shukracharya for having wronged his wife देवयानी। इसका मतलब हुआ कि शुक्राचार्य की बेटी
देवयानी के प्रति दुर्व्यवहार किए जाने के कारण शुक्राचार्य के श्राप से वह समय से पहले ही ओल्ड हो गए, यानी उन्होंने उन्हें श्राप दिया यंग में ही कि तुम ओल्ड हो जाओ। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, ययाति अटेन्ड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉयज ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज। यह शब्द जो है कवि कहते हैं कि इन द वर्ड्स ऑफ द पोइट, कवि के शब्दों में, ऑफ द महाभारत यानी महाभारत के कवि के शब्दों में यह कहा जाता है कि ययाति ने प्राप्त किया। अटेंड का मतलब दोस्तों प्राप्त करना होता है। ययाति अटेंड दैट ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय, यानी ओल्ड एज जो होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है ब्यूटी को। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जिसका बुढ़ापा आ जाता है उसकी सुंदरता जो है वो खत्म हो जाती है। एंड ब्रिंग्स ऑन माइजरीज, और क्या होता है, सौंदर्य तो खत्म होती ही है, साथ साथ दुख भी ले आती है, यानी माइजरीज को अपने साथ लाती है। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब द माइजरी ऑफ वाइगोरस यूथ सडनली bleated into age, where the horror of loss are accentuated by pangs of recollection। यह शब्द जो है उस युवक के बारे में कहा जा रहा है जिसकी इतनी प्रशंसा ऊपर की गई कि वह काफी डिवोटेड अपने सब्जेक्ट के प्रति रहा करते थे। तो ऐसे तेजस्वी युवक की जो वेदना थी, की जो पीड़ा थी, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, वो सर्वथा व्यर्थ है, जो कि अचानक वृद्धावस्था के कारण सूख जाए। यानी जब उन्हें शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया तो अचानक वह बूढ़े हो गए और मानो जैसे वो सूख से गए, और जहाँ क्षति का भय स्मृति की वेदना से बढ़ता जाता है। कहने का मतलब उनके यंग यूथ का जो है वो क्षति हो चुका था और उनके अंदर जो भय की स्मृति थी वो काफी वेदना के तौर पर उन्हें चुभ रही थी। ययाति who found himself suddenly an old man was still haunted by the desire for sensual enjoyment। अब यहाँ कह रहा है कि ययाति जिसका अचानक वृद्धावस्था आ चुका था, लेकिन अभी भी उनकी कामुकता जो थी, डिजायरनेस जो था उनका, सेंसुअल एंजॉयमेंट का, उससे वो ग्रसित थे, यानी उससे अभी तक वो उबर नहीं पाए थे। He had 5 beautiful sons, उनके 5 सुंदर छबीले बेटे थे, यानी बहुत ही सुंदर और यंग पुत्र थे उनके। ऑल वर्चुअस एंड अकॉम्प्लिश्ड, और इनकी विशेषता की तारीफ की जा रही है यहाँ कि उसके 5 पुत्र जो सुंदर थे वो काफी वर्चुअस यानी गुणवान भी थे और अकॉम्प्लिश्ड यानी योग्य भी थे। ययाति कॉल्ड देम एंड अपील्ड piteously to their affection। ययाति ने उन्हें बुलाया और उनसे अपील किया। अपील का मतलब यानी उनसे बात किया और उन्हें piteously to their affection, अपने स्नेह का वास्ता दिया कि द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर शुक्राचार्य हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमेच्योरली ओल्ड। बुलाते हैं और कहते हैं कि योर ग्रैंडफादर यानी तुम्हारे नाना ने, यहाँ ग्रैंडफादर का मतलब दादा नाना दोनों होता है, लेकिन वो चूंकि माँ के पिता थे इसीलिए यहाँ पर नाना से तात्पर्य है कि वो कहते हैं कि तुम्हारे नाना ने, जिनका नाम शुक्राचार्य है, उन्होंने मुझे श्राप दिया और मैं अकस्मात ही बूढ़ा बन गया, मैंने मुझे बूढ़ा बनने का श्राप दिया। I have not had my fill of the joys of life for not knowing what was in store for me।
कहने का मतलब है कि अभी तक जो है वो अपनी लाइफ को फील नहीं कर पाए और इंजॉय नहीं कर पाए। अपने अकॉर्डिंग वो उन्हें समझाना चाह रहे हैं कि मैंने जो है जीवन में आनंद को नहीं भोगा, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि मेरे भाग्य में क्या होने वाला था। I lived a life of restraint, denying myself even lawful pleasure. मैंने काफी संयमी होकर अपना जीवन स्पेंड किया और बहुत ही कानूनी तरीके से आनंदों से भी स्वयं को दूर रखा। कहने का मतलब मैं अभी पूरी लाइफ को अच्छे से अपने तरीके से प्लेजर को भोगा भी नहीं। एंड वन ऑफ यू ought to bear the burden of my old age and give his youth in return. अब यहाँ वो अपने पुत्र से अपील करते हैं कि तुम में से कोई भी एक मेरे बुढ़ापे का भार ले लो तथा बदले में, यानी एक्सचेंज करने की बात करते हैं कि बदले में अपना यौवन मुझे दे दो। ऐसा दोस्तों आपको सुन के बहुत ही आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का बुढ़ापा कोई ले ले और अपना यूथ दे दे। लेकिन पहले के जमाने में, पहले के समय में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतना पुण्य और अलग ही पावर था कि वो इस तरीके का कार्य भी कर सकते थे। He who agrees to this and bestows his youth on me will be the ruler of my kingdom. और कहता है कि जो ऐसा करेगा, यानी जो मेरी बातों से एग्री करेगा, सहमत होगा, उसे क्या करेगा? bestow his youth on me will be the ruler of my kingdom. उसको मैं अपने राज्य का साम्राज्य दे दूंगा और उसको शासक बना दूंगा। ठीक है। और लास्ट पे वो कहते हैं कि आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन द फुल वाइगर ऑफ यूथ। और वो यूथ को एंजॉय करना चाहते हैं अपने बचे हुए जिंदगी में, और कहते हैं कि मैं अपने यौवन की पूरी संपूर्ण तरीके से जीवन का आनंद उठाना चाहता हूँ यौवन होकर के। He first asked his eldest son to do his bidding. तो सबसे पहले वो अपने बड़े पुत्र के पास जाते हैं, इल्डेस्ट सन के पास, यानी उनके 5 सन्स थे। तो सबसे पहले वो सबसे बड़े पुत्र के पास जाते हैं और कहते हैं, और उसे बीडिंग यानी कि आदेश का पालन करना। बीडिंग का मतलब हुआ आदेश का पालन करना। उसे अपने आदेश का पालन करने के लिए कहा, अपने सबसे बड़े पुत्र को। तो इस पर ओ ग्रेट किंग, वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी। उसने क्या जवाब दिया कि दैट सन रिप्लाइड कि ओ महान राजा, वुमेन, सर्वेंट और ये सब जो हैं वो मुझ पे मॉक करेंगे। कहने का वो मुझ पे हंसेंगे। हाँ, एट मी इफ आई वर टू टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज। कि मैं अगर आपका बुढ़ापा ले लूं तो लोग मुझ पर हंसेंगे और मुझे मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू सो। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर। आप मेरे छोटे भाइयों से पूछ लो, हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ। जो मुझसे ज्यादा आपको प्रिय हो उनसे पूछ लो। When the second son was asked, he gently refused with the word. अब जब वो अपने दूसरे पुत्र के पास जाते हैं और पूछते हैं तो वो भी जेंटली रिफ्यूज कर जाता है। बहुत ही जेंटली यानी विनम्रता पूर्वक ही अपनी बातों से को बताता है। क्या बताता है कि फादर, हु आस्क यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज विच डिस्ट्रॉय नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी बट ऑल्सो एज आई सी विजडम। कहता है कि ओ पिता, आप कहते हैं मुझे अपना ओल्ड एज ले लेने के लिए, विच डिस्ट्रॉय जो कि नष्ट कर देता है न सिर्फ स्ट्रेंथ को यानी ताकत को बल्कि ब्यूटी को भी। एज आई सी जैसा मैं देख सकता हूँ कि वो विजडम को भी नष्ट कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू डू सो। मैं यह करने के लिए आपसे
स्ट्रांग नहीं हूँ, इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। मैंने कहने का मतलब मैं यह लेने के लिए समर्थवान नहीं हूँ। द थर्ड सन रिप्लाइड, जब वो तीसरे पुत्र के पास जाते हैं तो उनका भी जवाब लगभग वही होता है, एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स और एन एलिफेंट, कि एक बूढ़ा मनुष्य जो होता है ना तो वो हॉर्स पर चढ़ सकता है और ना ही एलिफेंट पर। हिज स्पीच विल फॉल्टर, व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट। उसकी आवाज जो है वो बिल्कुल लड़खड़ाने लगती है और कहता है कि मैं बिल्कुल असहाय महसूस करने लगूंगा। आई कैन नॉट एग्री, मैं आपकी इस बातों से सहमत नहीं हो सकता। द किंग ग्रीव एंग्री, इस पर राजा जो था वो क्रोधित हो जाता है। When he saw that his 3 sons had declined to do so, जब उसके तीनों बेटों ने उसके बातों को जानने से मना कर दिया, बातों को मानने से मना कर दिया, तो वो काफी क्रोधित होते हैं। To do as he wished, जैसा कि वो चाहते थे, तीनों ने उसे डिनाई कर दिया। He hoped for better from his 4th son, अब उन्हें अपने चौथे पुत्र से एक आशा थी। To whom he said, तब उसके पास वो जाकर बोलते हैं, You should take up my old age, तुम्हें मेरा ओल्ड एज ले लेना चाहिए। If you exchange your youth with me, अगर तुम अपना यूथ एक्सचेंज करते हो मुझसे, I shall give it back to you after some time, कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें उसे वापस लौटा दूंगा। And take back the old age, और मैं अपना वृद्धावस्था वापस ले लूंगा। With which I have been cursed, जो कि मुझे दिया गया है श्राप के रूप में। The 4th son begged to be forgiven, as this was a thing he could by no means consent to, अब 4th son भी कहता है और क्षमा याचना करता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर उनकी बातों से सहमत नहीं है और उसका मानना है कि no much as he loved his father he could not do it, क्योंकि वह अपने पिता से इतना प्रेम करता है फिर भी उनकी बातों को मानने से वो सहमत नहीं है। उसका कहना है कि जो वृद्ध व्यक्ति होता है वह अपने शरीर को भी साफ सुथरा नहीं रख सकता, वो अन्य लोगों की मदद भी नहीं कर सकता। इस वजह से वह यह सब बातें करके इनकार कर देता है उनके अपने यूथ को देने के लिए। यायाति वॉज स्ट्रक विद सॉरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 sons, अपने चारों पुत्रों के रिफ्यूजल से काफी वो स्ट्रक हुआ, दुखी हुआ। और he paused for some time, कुछ देर वह रुका, and then supplicated his last son who had never yet opposed his wishes, फिर वह अपने 5वें पुत्र के पास जो कि सबसे छोटा था, लास्ट सन के पास जाता है और उसे मनाता है कि who had never yet, जो कभी भी उसकी बातों को अपोज नहीं किया था, उसकी इच्छाओं का कभी विरोध नहीं किया था, उसे कहता है You must save me, तुम मुझे जरूर बचा लोगे। I have got this old age with its wrinkles, debility and grey hairs as a result of the curse of शुक्राचार्य, कि शुक्राचार्य के श्राप से मेरा ओल्ड एज हो चुका, मुझ पे रिंकल्स आ चुके हैं, डिएबिलिटी हो चुकी है, एंड मेरे हेयर्स जो है वो काफ़ी ग्रे हो चुके हैं। यहाँ डिबिलिटी से तात्पर्य है दुर्बलता का, यानी जो सबल ना हो, दुर्बल हो। और फिर मेरे हेयर भी ग्रे हो चुके हैं, तो आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ यू टेक अपॉन योर सेल्फ दिस इन्फर्मिटीज I shall enjoy life for just a while more and then give you back your youth and resume my old age and all its sorrows. यही सारी बातें जो उन्होंने चारों पुत्रों से कहा था, इनसे भी कहता है कि अगर तुम मेरी यह यूथ अपनी दे दो और मेरी ओल्ड एज को ले लो तो मैं तुम्हें यह वापस रिज्यूम भी कर दूंगा और माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरोज, और अपने दुख को भी वापस ले लूंगा। 5वें पुत्र का नाम था पुरु। पुरु कहता है, पुरु डू नॉट रिफ्यूज एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन। पुरु इस बात को रिफ्यूज नहीं कर सका अपने पिता के इन बातों को, जैसा कि उसके सारे भाइयों ने किया था।
पुरु द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा पुत्र था, मूव्ड बाय फिलियल लव, वो काफी अपने पिता से अफेक्शन रखता था, लव रखता था। तब उसने कहा, फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, मैं बहुत प्रसन्नता से आपको अपना यूथ देता हूँ, एंड रिलीव यू ऑफ द सॉरोज, और दुख से आपको रिलीव करता हूँ, ओल्ड एज एंड द केयर्स ऑफ स्टेट, और मैं आपकी बातों को केयर करता हूँ। बी हैप्पी, आप खुश हो जाइए। हियरिंग दीज वर्ड्स यायाति बिकेम ए यूथ, यह सुनते ही काफी खुश हो जाता है यायाति, और वो यूथ में परिवर्तित हो जाता है। पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज, पुरु जिसने कि उसकी ओल्ड एज को एक्सेप्ट किया था, ऑफ हिज फादर, रूल्ड द किंगडम एंड अक्वायर्ड ग्रेट रिनॉन, उसने साम्राज्य पर शासन किया और अक्वायर यानी प्राप्त कर लिया ग्रेट रिनॉन को। ग्रेट रिनॉन का मतलब हुआ कि काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी उसने। यायाति enjoyed life for long and not satisfied went later to the garden of Kubera and spent many years with an अप्सरा maiden। यायाति ने अपने लाइफ को बहुत लंबे समय तक इंजॉय किया, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और वेंट लेटर टू द गार्डन, उसके बाद वो जब कुबेर के गार्डन में गया और बहुत सारे साल, बहुत सारे ईयर्स उसने अप्सराओं के साथ बिताया। अप्सरा मैडेन का मतलब कुंवारी अप्सराओं के साथ। आफ्टर लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन एफर्ट्स टू क्वेंच डिजायर बाय इंटेलिजेंस द ट्रूथ डॉन्ड ऑन हिम, अब बहुत लंबे समय तक जब उसने इस एफर्ट को दिखाया और अपने डिजायर को क्वेंच यानी अपनी प्यास को बुझाने की, जो कि उसकी इच्छा थी, ये सारे इंटेलिजेंस को जब उसने भोग लिया, तो एक सच्चाई उसके सामने आई कि रिटर्निंग टू पुरु, और अपने पुरु के पास, अपने यंगेस्ट सन के पास वापस होते हैं, और उन्होंने क्या कहा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि डियर सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंटेलिजेंस, यूनिवर्सल थॉट कहते हैं इसे, कि वह एक सच्चाई बता रहा है अपने पुत्र को कि प्रिय पुत्र, सेंसुअल डिजायर जो होती है, जो हमारी मन की इच्छाएं होती हैं, वो कभी भी बुझती नहीं। क्वेंच का मतलब हुआ प्यास बुझाना, कभी भी वो हमारी उसकी इच्छा जो है कभी खत्म नहीं होती बाय इंटेलिजेंस, आसक्ति भरी। एंड एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग ही इन इट, जैसा कि अगर हम आग में घी डालते हैं तो वो आग बुझने के बजाय क्या होता है, और भी ज्यादा धधकता है। आई हैड हर्ड एंड रीड दिस, मैंने इस चीज को सुना भी और पढ़ा भी, बट टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज दिस, लेकिन अब तक मैंने इसे महसूस नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन, कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, इच्छा जो है, उसकी पूर्ति जो है, उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकता, चाहे वो कॉर्न हो, अनाज से संबंधित हो, सोना संपत्ति हो, कैटल यानी मवेशी, या फिर स्त्री। इन नथिंग कैन एवर सेटिस्फाइड, ये कोई भी चीज तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, द डिजायर ऑफ मैन, मनुष्य की इच्छाओं का। वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पोज बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वी कैन रीच, हम लोग सिर्फ पहुंच सकते हैं शांति की ओर, कैसे, ओनली बाय ए मेंटल पोज, अपने मानसिक अवस्था से ही, बियॉन्ड यानी उसके परे होना, लाइक्स एंड डिसलाइक यानी पसंद और नापसंद से परे होकर के ही हम मेंटली पीस को प्राप्त कर सकते हैं। सच इज द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, और यही अवस्था ब्राह्मण की है। टेक बैक योर यूथ, अपने यूथ को तुम वापस ले लो, एंड रूल द किंगडम, और साम्राज्य पर शासन करो, पूरे साम्राज्य को संभालो, वाइजली, बहुत ही बुद्धिमत्ता से और बहुत ही वेल तरीके से। यह कहते हैं यायाति, विथ दीज वर्ड्स, इन सारे शब्दों के साथ यायाति टुक बैक हिज ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज को वापस ले लेते हैं। पुरु हु रिगेन्ड हिज यूथ, पुरु जो कि अपने यूथ को पुनः प्राप्त कर चुका था, वॉज मेड किंग बाय यायाति, यायाति के द्वारा वो राजा बनाया गया। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, उसके बाद वो फॉरेस्ट की ओर चले गए। ही स्पेंट हिज टाइम देयर, अपने सारे जीवन को, बचे हुए जिंदगी को उन्होंने वहां व्यतीत किया। इन ऑस्टेरिटीज एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, वहां उसने तपस्या में अपना जीवन सारा स्पेंड किया तथा समय आने पर
उन्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग दोस्तों, और अटेन का मतलब प्राप्त होना, और उन्हें वहां पर स्वर्ग मिला। तो इस तरह से हमारा स्टोरी यहाँ एंड करता है दोस्तों। आशा है आप सबों को यह स्टोरी काफी पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। जो भी क्वाइनिंग वर्ड्स मैंने रिपीट किए थे उस पर आप ध्यान देंगे, काफी एग्जाम ओरिएंटेड होगा आपका। आइए अब क्वेश्चन आंसर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रीफ क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन होने का क्या सिम्टम्स है, क्या निशानी है, कैसे समझ में आता है कि वो ओल्ड मैन है। तो द सिम्टम्स ऑफ एन ओल्ड मैन आर रिंकल्स, डिबिलिटी एंड ग्रे हेयर्स, यानी ओल्ड मैन के गालों पर या फिर बॉडी पर रिंकल्स आ जाते हैं, डिएबिलिटी आ जाती है यानी असक्षमता आ जाती है, एंड ग्रे हेयर, और उनके हेयर जो है वो ग्रे हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, हु वॉज पुरु, पुरु कौन था। डिड ही एक्सेप्ट हिज फादर्स प्रपोजल, क्या उसने अपने फादर के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया था। पुरु वॉज द यंगेस्ट सन, जैसा कि आप जानते हैं कि पुरु ने ही यह बात मानी थी अपने पिता की, वो सबसे छोटा पुत्र था, यंगेस्ट सन ऑफ किंग ययाति। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या उसने अपने पिता का प्रपोजल स्वीकार किया था। तो यस, he gladly accepted his father's proposal and gave him his youth, बहुत ही खुशी से उसने एक्सेप्ट किया और प्रपोजल को, और अपना यूथ जो है उन्हें दे दिया, अपनी युवावस्था। सेंसुअल, थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग, हुज थॉट इज दिस, कहने का मतलब सेंसुअल डिजायर जो हमारी संवेदनाएं, जो हमारी इच्छाएं हैं, उसकी एवर कभी खत्म होती है, एवरलास्टिंग होती है। हुज थॉट इज दिस, यह थॉट किसका था। तो ऑब्वियसली आपको अभी स्टोरी में मैंने पढ़ाया कि दिस इज ययाति's थॉट दैट सेंसुअल डिजायर इज एवरलास्टिंग। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डिड ययाति रिज्यूम हिज ओल्ड एज। आंसर है फ्रेंड्स, because he had realized that sensual desire is never quenched by indulgence, यानी why did ययाति resume his old age, ययाति ने अपने ओल्ड एज को कैसे रिज्यूम किया, क्योंकि ओल्ड एज को इस तरीके से रिज्यूम किया कि जब उन्हें यह महसूस हुआ, he had realized that sensual desire जो है वो कभी इच्छाओं को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसकी प्यास कभी बुझती नहीं है, जो इंटेलिजेंस यानी आसक्तियां होती हैं, इस तरीके से उन्होंने अपना ओल्ड एज को रिज्यूम किया। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रीफली आंसर क्वेश्चन का, डू कॉर्न, गोल्ड, कैटल एंड वुमेन सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ अ मैन। आंसर है कि नो, दीज थिंग्स डू नॉट सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ ए मैन, कि क्या कॉर्न, गोल्ड, कैटल या फिर वुमेन, ये चारों चीज जो है क्या डिजायर को, आपकी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, ययाति का कथन था कि नहीं, ये सारी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, कभी इससे इंसान संतुष्ट नहीं हो सकता। तो ये था हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस फ्रेंड्स। अब हम आते हैं दूसरे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, और भी हमारे पास 5 ब्रीफली क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन है, व्हाट वाज ययाति फेमस फॉर, ययाति किस चीज के लिए फेमस था। तो हमने स्टोरी में पढ़ा था दोस्तों कि ययाति वाज ए ब्रेव किंग, वो काफी बहादुर था इसलिए भी फेमस था, और ही वाज फेमस फॉर हिज डिवोशन टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा के कल्याण का कार्य करने के प्रति वो काफी डिवोटेड यानी समर्पित था, इसलिए वह फेमस था। सेकेंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डिड ययाति कॉल हिज सन्स, ययाति ने अपने बच्चों को, पुत्रों को क्यों बुलाया। आंसर इज, ययाति वांटेड टू एंजॉय लाइफ इन फुल वाइगोर ऑफ यूथ, ययाति अपने लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहता था, पूरी वाइगरसली यूथ के साथ। बट ही हैड बिकम प्रीमैच्योरली ओल्ड, लेकिन वह तो प्रीमैच्योरली ओल्ड हो चुका था क्योंकि शुक्राचार्य ने उन्हें श्राप दे दिया था, बिकॉज ऑफ द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। नाउ ही वांटेड टू एक्सचेंज हिज ओल्ड एज, अब वो अपने ओल्ड एज को एक्सचेंज करना चाहता था
with any one of his sons youth, किसी भी एक पुत्र के यूथ से, so he called his sons, इसीलिए उन्होंने अपने पांचों पुत्रों को बुलाया था। What did he say to them? उन्होंने उनसे क्या बोला, क्या कहा? आंसर है, यायाति asked each of his sons to exchange his youth with his old age. यायाति ने अपने प्रत्येक पुत्रों को एक्सचेंज करने कहा था उनके यूथ को अपने ओल्ड एज से। He promised to make him the king, और इस पर उसने वादा किया था कि वो उसे राजा बना देगा। Which son agreed to give यायाति his youth and take his old age? पांचों पुत्रों में से कौन सा पुत्र था जो कि उसकी बातों से सहमत हुआ उसके ओल्ड एज को लेने और यूथ को देने के लिए? बहुत आसान आंसर है दोस्तों, यायाति यंगेस्ट सन पुरु, यायाति का जो सबसे छोटा पुत्र पुरु था वह सहमत हुआ, एग्रीड टू गिव हिम हिज यूथ एंड टेक हिज ओल्ड एज, यूथ देने के लिए और ओल्ड एज लेने के लिए। लास्ट वन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई डिड यायाति गो टू द गार्डन ऑफ कुबेरा? यायाति क्यों जाता है गार्डन ऑफ कुबेरा में, यानी कुबेर के गार्डन में? यायाति इंजॉयड लाइफ, आंसर है कि यायाति ने अपने लाइफ को बहुत ही लंबे समय तक एंजॉय किया, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन फिर वो असंतुष्ट नहीं हुआ। सो ही वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, इसीलिए वह कुबेर के गार्डन में गया, टू स्पेंड मैनी ईयर्स, और भी बहुत सारे ईयर्स को बिताने के लिए। किसके साथ? विथ एन अप्सरा, कुंवारी, मैडन का मतलब होता है कुंवारी अप्सरा के साथ, टू सेटिस्फाइड हिज सेंसुअल डिजायर, अपने सेंसुअल डिजायर को सेटिस्फाइड करने के लिए वह वापस कुबेर के गार्डन में गया था मैडन अप्सराओं के साथ कुछ समय बिताने के लिए। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आंसर भी था और चैप्टर भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है।